नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ और प्रीलिम 2024 के लिए, तो उसी में आज टेस्ट नंबर 5 है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। और बता दें कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर कराया जा रहा है। 1 जनवरी 2024 से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज पहला प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 भिन्न रूप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शामिल हैं। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। दूसरा कथन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। तो देखा जाए तो इनकी सुरक्षा जो है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न निबंधों के जरिए की जाती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। वही जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये कहाँ से लिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति से, बल्कि कहाँ से? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। और बता दें कि जो हम लोग की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उसमें देखें तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा? तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। और बता दें कि ये जो यूपी पीसीएस 2018 का जो प्रीलिम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। और 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन सा है? तो प्रतिष्ठा और अवसर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? पहले का पहला सही हो जाएगा, क्योंकि जो है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, रूसी क्रांति से लिया गया है, न कि फ्रांसीसी क्रांति से। इस प्रकार ये दूसरा जो है कथन गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहला जो है कि केवल 1 इसमें सही दिया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। पहला दिया है दोहरी कार्यकारिणी, दूसरा दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा दिया है राजनीतिक एकरूपता, चौथा दिया है शक्तियों का विभेद। तो देखा जाए तो जो दोहरी जो कौन सी विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की है, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कौन कौन सा आ जाएगा? तो दोहरी कार्यकारिणी है, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा? उसके बाद से देखें तो उसके बाद से सामूहिक उत्तरदायित्व है, उसके बाद से सामूहिक उत्तरदायित्व है, और क्या है? शक्तियों का विभेद है, न कि राजनीतिक एकरूपता है। तो देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का डी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। दूसरे नंबर क्या हो जाएगा आंसर? तो डी हो जाएगा। और देखा जाए तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो दोहरी कार्यकारिणी होता है वो क्या होता है? तो बहुमत के दल का शासन और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। राजनीतिक एकरूपता होता है, दोहरी सदस्यता होता है, और प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, और निचले सदन का विघटन होना तथा शक्तियों का सम्मिश्रण, ये सब क्या है? तो ये सब दोहरी कार्यकारिणी में आ जाएंगे। वही जबकि एकल कार्यकारिणी में देखा जाए तो क्या क्या आ जाएंगे? तो एकल कार्यकारिणी में क्या क्या आ जाएंगे? तो एकल सदस्यता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण है, और निचले सदन का विघटन न होना तथा शक्तियों का विभेद, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, ये सब क्या है? तो ये एकल सदस्यता में, ये सब एकल कार्यकारिणी में सब शामिल है। और वही देखा जाए तो दोहरी कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है? तो ये भी हम लोग जान लें। क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है कि नाम मात्र के, जबकि प्रधानमंत्री क्या होगा? तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। मंत्रिमंडल क्या होता है? तो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है, बल्कि जो मंत्रिपरिषद होता है कि सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, जिसमें उनकी क्या होती है? जिसमें उनकी राजनीतिक विचारधारा लगभग देखा जाए तो एक समान होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूसरे का डी हो जाएगा, दूसरे का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है देख लेते हैं। अभिकथन ए में भारत के संविधान निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया। कारण आर है, उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगा। तो देखा है तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि हुई। तो ये भी इस प्रकार देखा है तो सही है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे का, इसमें ए और आर दोनों जो है ये कथन और कारण दोनों जो है कि सही है। तो इस पर क्या हो जाएगा? तीसरे का ये हो जाएगा। और देख लेते हैं क्यों। तो देखा है तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया? तो के सामने एकल सरकारी व्यवस्था तथा संघीय सरकार व्यवस्था के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं थी, परंतु देखा है तो भारतीय संविधान में निर्माताओं ने संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इससे न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता में भी अभिवृद्धि होगी, और भारतीय क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं वाला देखा है तो देश है। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो तीसरे का ये हो जाएगा आंसर इसका। तीसरे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है चौथा कि अनुच्छेद 249 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है देख लेते हैं।
अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो देखें तो अनुच्छेद 249 के संबंध में तो क्या है, अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, जो एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो सही दिया हुआ है। वही दूसरा जो कथन है, राज्यसभा द्वारा किसी विषय के संबंध में अधिकतम 5 बार ही ऐसे प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। तो 5 बार नहीं बल्कि कितने बार, तो यहाँ क्या दिया है, 5 बार दिया है, 5 बार नहीं बल्कि कितने बार, तो ये असंख्य बार जो है कि प्रस्ताव पास किया जा सकता है राज्यसभा द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखें तो इसका आंसर तो चौथे का ए हो जाएगा, चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, शंकरी प्रसाद केस 1991 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति में संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं है। क्या दिया है, नहीं है। गोलकनाथ केस 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। तो देखा है तो इसमें जो है कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या दिया है, को क्या देखना है, इसमें सही देखना है। तो देखें तो इसमें दोनों जो है कथन गलत दिए हुए हैं, दोनों को जो है कथन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद केस में यह माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है, जबकि तो इस प्रकार क्या है, इसमें क्या दिया है, नहीं दिया है। तो इस शक्ति शामिल करने की शक्ति है, तो इस प्रकार देखें तो इसमें क्या देखना है, कौन से क्या देखना है, इसमें कौन सी इसमें सही है। तो इस प्रकार जो है कि ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें शामिल है, इसमें क्या दिया नहीं है। दूसरा है गोलकनाथ केस 1967 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने के लिए कर सकती है। तो इस प्रकार देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो गोलकनाथ केस में इसमें क्या हुआ, तो इसको पलट दिया गया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के भाग 3 के में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को कम करना छीनने के लिए नहीं किया गया है। तो क्या है, छीनने के लिए कर सकती है, तो ये गलत दिया था, क्योंकि नहीं कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो पाँचवें नंबर का डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किन किन में अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या देखना है इसमें कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो कौन कौन से राज्य हैं देखा जाए तो केरल है, उसके बाद से हरियाणा दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, सिक्किम दिया है। तो देखें तो इनमें अनुसूचित और जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कहाँ कहाँ पर, तो ये चारों जो राज्य दिए हुए हैं इनमें नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 6वें का ए हो जाएगा, 6वें का ए हो जाएगा। ठीक है, और देखा है तो वर्ष 2008 में परिसीमन के अनुसार कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद से हरियाणा है, केरल है, सिक्किम है, बिहार है, गोवा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, केरल है, नागालैंड है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और दादर और नगर हवेली है, और लक्षद्वीप में है। इसमें क्या है, तो अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा में स्थान क्या है देखा है तो आरक्षित नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6वें नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख इन सूची में है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या देखना हम लोग को, तृतीय अनुसूची में शपथ के प्रतिज्ञान के प्रारूप में के संबंधित देखना है। देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका, तो संघ के मंत्री का है। ठीक है, उसके बाद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति का तृतीय अनुसूची शपथ के प्रतिज्ञान के रूप में संबंधित नहीं है। तो सर क्या हो जाएगा, तो 7वें क्या हो जाएगा, तो 7वें का बी हो जाएगा, 7वें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वही तृतीय अनुसूची में देखें तो क्या है, तो तृतीय अनुसूची में इनमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि मंत्री हो गया, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तृतीय अनुसूची में। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप देखा है तो संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार चौथा जो है कि गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसमें सही दिया हुआ है। और देखा जाए तो हम लोग थोड़ा सा एक बार जो भारतीय संविधान की अनुसूची है उसको देख लेते हैं क्या है। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया हुआ है, प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य कौन कौन से हैं, तो 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश 8 हैं, उनके बारे में उल्लेख हुआ है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है,
और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। इनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची अभी हम देखे ही हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में इनमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, तो पाँचवीं अनुसूची में विभिन्न जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जैसे कि और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। तो ये देखिए RO 2023 प्रीलिम में ये प्रश्न आया था। और सातवीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें देखा है तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और इन सूची में बताया गया है कि सरकार द्वारा शुल्क कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंदर 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन सी, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ठीक है। और 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से देखा जाए तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थी, लेकिन 1967 में 21वें संविधान संशोधन सिंधी को और वही 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी में मणिपुर और नेपाली को और वही 2003 में 92वें संशोधन के माध्यम से मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं में क्या है, तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें क्या था, तो इसके द्वारा राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल से संबंधित है, जो 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने, तो 29 विषय प्रदान किए गए। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो यह संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ी गई। और इसमें शहरी क्षेत्र के लिए क्या किया गया है, तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें जो भारत की संविधान की अनुसूची है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के अवसर की समानता है। 16(3) में क्या है, तो 16(3) में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है। तो देखा है तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 16(3) में क्या है, तो 16(3) में संसद को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या उसके भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी कार्यालय में निश्चित रोजगार नियुक्ति की आवश्यकता के रूप में निवास निर्धारित करने के लिए कानून बनाने से रोका नहीं गया है। अर्थात देखा जाए तो राज्य निवास की अनिवार्यता लागू कर सकती है, जबकि ये पिछड़े वर्ग जो पिछड़े वर्ग ये जो दिया हुआ है पिछड़े वर्ग के तो इसमें किसमें है, तो आर्टिकल 16(4) में है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, आर्टिकल 16(4) में क्या है, तो पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, सही दिया हुआ है। आर्टिकल 16(6) में क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नियुक्तियों में आरक्षण है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 8वें का क्या हो जाएगा, 8वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु समय समय पर भारत में विभिन्न सरकारों में उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। निम्न उप प्रधानमंत्री को उनके कालाक्रमानुसार व्यवस्थित करके कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो देखा जाए तो इसको क्या देखना है, तो क्रोनोलॉजी में देखना है। तो सबसे पहले कौन है, तो मेरे मोरारजी देसाई आते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई आते हैं कब आते, तो 1967 से 69 ईस्वी के लगभग। उसके बाद से चौधरी चरण सिंह कब आते, तो 1977 से 1979 तक। उसके बाद से YV चौहान आते हैं कब, तो 1979 से 1980 ईस्वी तक। और उसके बाद देवीलाल आते हैं 1989 से 1990 ईस्वी तक, ठीक है। और कब से तथा फिर आते हैं दोबारा 1990 से 1991 ईस्वी के लगभग उप प्रधानमंत्री रहते हैं। तो देखा है तो क्या हो जाएगा इसका, तो 9वें का सी हो जाएगा। 9वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मोरारजी देसाई, उसके बाद से चौधरी चरण सिंह, उसके बाद से YV चौहान, फिर उसके बाद से लास्ट में तो देवीलाल, ठीक है। तो 32-14 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सी हो जाएगा, 9वें का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इस अधिनियम का विपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है, ठीक है, कौन से कथन इसमें सही है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 मई 1993 को लागू हुआ था। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 24 मई 1993 को नहीं बल्कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और यहाँ पे क्या दिया है, इस अधिनियम का अधिपालन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। तो ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि पहला राज्य कौन सा, तुम MP है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 10वें का डी हो जाएगा। 10वें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1947 ईस्वी में भारतीय विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर किसने कहा था कि विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीतिक असफलता है। ये दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी दिया है गोविंद बल्लभ पंत, सी दिया अबुल कलाम आज़ाद, डी दिया है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखें तो कौन कहा था, तो ये
अबुल कलाम आज़ाद जी ने क्या कहा, तो विभाजन को मंजूर करना कांग्रेस की राजनीति का असफलता है। ये किसने कहा, तो अबुल कलाम आज़ाद जी। तो क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व मुंबई में हुए अधिवेशन में अपने भाषण के दौरान गांधी जी ने निम्न बातें कही थी। तो क्या, तो सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़े और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो जाए, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। तो इसमें से क्या देखना है, इसमें कौन से कथन इसमें सत्य दिए हुए हैं। तो क्या दिया है, सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़े और कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दे, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करे, तो ये सही है। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो जाए, तो ये भी देखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। और क्या है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करो, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा इसमें सही है, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर का 12 का ये हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखा है तो और भी जो क्या 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 कथन थे। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का जब अधिवेशन होता है, उसमें भाषण के दौरान महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, तो देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को घोषणा कर दें, छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। ठीक है, और क्या कहे, तो सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो दूसरा और चौथा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थवेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी तथा बंदायू ने किया था। पंचतत्व का फारसी अनुवाद अबुल फजल यानी अनवर सुहरी नाम से किया था। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया था। चौथा है कि राजतंगड़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो अर्थ देखा है तो अर्थवेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी तथा बंदायू ने किया, तो सही दिया हुआ है। पंचतत्व का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहैली नाम से किया, तो ये भी सही दिया हुआ है। भागवत पुराण का फारसी अनुवाद टोडरमल ने किया, ये भी सही दिया हुआ है। राजतरंगड़ी का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि फैजी ने नहीं बल्कि इसने किया था, तो शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था, तो शाह मोहम्मद शाहबादी ने किया था। ठीक है, और गणित की पुस्तक जो लीलावती है नल दमयंती के फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये फैजी ने किया था। ठीक है, फैजी ने किया था। इस पर क्या हो जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या 14वां प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है कि मई 1934 में कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण बने। कारण है, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के उद्देश्य से की थी। तो क्या है, इसमें क्या देखना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। देखा है तो मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी को औपचारिक मान्यता दे दी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार ये देखा है तो सही है। ठीक है, दूसरा है, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की, तो ये भी देखा है तो युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जाने से रोकने के लिए उद्देश्य से की थी, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, 14 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए। 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी ने तुरंत अपना अनशन तोड़ दिया। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन सही है। तो देखा जाए तो पूना पैक्ट के संबंध में जो पहला कथन है सही दिया हुआ है, क्योंकि सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी 20 सितंबर 1932 को यरौदा जेल में से ही अनशन पर बैठ गए थे, जो गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। तो ये भी सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि 24 सितंबर को पूना समझौते के बाद गांधी ने अपना तुरंत अनशन तोड़ दिया था। तो ये गलत दिया हुआ था, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि गांधी जी अपना पहला अनशन कब तोड़ते हैं, तो 24 सितंबर को नहीं बल्कि 26 सितंबर को तोड़ देते हैं। ठीक है, कब, तो इसमें जब कब होता है, तो 24 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों का मत क्या होता है, पुनः समझौता हुआ। इस समझौते को के बाद क्या होता है, 26 सितंबर 1932 को 2 दिन के बाद से गांधी जी ने अपना क्या किया, तो पहला जो आमरण अनशन था इसको तोड़ दिया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, तो 15 का ही हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। बी है कि अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। सी दिया, अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। डी दिया, मास्टर सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इसमें देखा जाए तो
इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया, तो सही दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग जरूर कमेंट करें इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। अशफाक उल्लाह का भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम, तो सही दिया हुआ है। अक्टूबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, तो किसके, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये कहाँ पर, तो ये अक्टूबर 1928 में, नहीं बल्कि कब, तो सितंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, तो अक्टूबर 1928 दिया है, और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हुआ था, तो ये, और बाकी सब सही है, बस वही अक्टूबर 1928 गलत दिया हुआ है। आगे है कि मास्टर सुरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, देखें तो जो तीसरा जो कथन है 16 का सी हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 17 नंबर प्रश्न है कि 1944 में प्रस्तुत शिक्षा की सार्जेंट योजना में कौन से प्रावधान थे। कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने की बात कही गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त करने की बात कही गई है। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की जाए। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, विद्या विषयक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए। तो देखा है तो इसमें जो चारों कथन है सार्जेंट योजना के तहत, तो चारों जो है कि जो कथन है वो सही दिए हुए हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 17 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वां प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र क्या दिया है, तो बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, जिसके प्रकाशन कौन थे, तो प्रकाशक थे जुगल किशोर मिश्रा, जो कहाँ से, तो कलकत्ता से। 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से इसने जुगल किशोर शुक्ला द्वारा शुरू किया गया था, और उन्हीं के द्वारा प्रकाशन किया जाता था। और जो बंगाल गजट है, जिसका प्रकाशक कौन उत्तर करते, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था, तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो एक और क्या दिया, एक और वेद दिया, एक और उपवेद दिया है। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो ये आयुर्वेद है, क्या है, आयुर्वेद है, तो एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सामवेद तो क्या है, तो सामवेद तो गंधर्ववेद है, ठीक है। यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा, अथर्ववेद का तो शिल्पवेद है, तो क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 और सी का 1। ए का 4, बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, तो डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 19 नंबर का क्या हो जाएगा, 19 नंबर का बी हो जाएगा। 19 नंबर क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न की मौर्य प्रशासन के संबंध में अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ एक अलग विभाग का उत्तरदायित्व संभालता था। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो एक और क्या दिया, एक और तीर्थ दिया है, एक और विभाग दिया है। तो समाहर्ता क्या दिया है, समाहर्ता राजकीय कोष से संबंधित है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि समाहर्ता जो था ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। और बल्कि जो राजकीय कोषाध्यक्ष कौन होता, तो ये सन्निधाता को राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, कौन, तो सन्निधाता, ठीक है। और प्रशासता क्या होता, तो प्रशासता क्या होता था, तो राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक कौन होता, तो ये उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। दंडपाल कौन था, तो सेना के सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी था। इस पर क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा आंसर इसका। आगे देख लेते हैं क्या है। मथुरा कला शैली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में काले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि इस शैली में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो क्या है, इसमें क्या देखना है, मथुरा कला शैली के संबंध में सही कथन को देखना है। तो इसमें देखें तो जो दूसरा कथन है सही दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, 21 का भी हो जाएगा। और इस मूर्तियों के निर्माण में, इस शैली की मूर्तियों के निर्माण में देखा जाए तो काली स्लेटी नहीं बल्कि लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 21 का भी हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, वह भारत के धन संपदा को लूटकर अपने मध्य एशियाई सैन्य अभियानों के लिए पर्याप्त धन एकत्र करना चाहता था, तो ये सही दिया हुआ है, ये सही है। वह पड़ोस के हिंदू राज्य को समाप्त नष्ट कर उसे लंबे समय से चली आ रही शत्रुता का अस्थायी समाधान करना चाहता था, तो ये भी सही दिया हुआ है। भारत ने अपने राज्य की स्थापना करना, तो ये गलत दिया हुआ है। इस्लाम का प्रसार करना, तो ये सही दिया हुआ, ठीक है। और यश क्या था, तो एक चौथा क्या, तो यश प्राप्त करना। इस प्रकार क्या हो जाएगा आंसर इसका देखा जाए तो 22 का सी हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है प्रश्न,
प्रश्न अभिकथन ये है कि नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह अस्थायी होता है। कारण आर है नाभिकीय बल प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। तो देखा है तो नाभिक में समान आवेश वाले प्रोटॉन कणों के मौजूद होने के बावजूद वह अस्थायी होता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नाभिकीय बल प्रोटॉनों के प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों देख लेते हैं। क्योंकि जो है कि परमाणु नाभिक में न्यूक्लियनों में क्या आ जाएंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है को परस्पर बांधे रखने वाले आकर्षण बल जो है कि नाभिकीय देखा है तो नाभिकीय बल कहलाता है। और समान आवेश के कारण क्या होता है, तो प्रोटॉन के प्रतिकर्षण होता है, और परंतु इस प्रतिकर्षण के बावजूद नाभिक क्या होता है, तो स्थायी होता है। क्योंकि देखा है तो नाभिकीय बल प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, तो 23 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा का मान कम होता है, जल की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है। भाप की गुप्त ऊष्मा का मान अधिक होता है, दोनों की गुप्त ऊष्मा का मान बराबर होता है। तो देखें तो उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि क्या होता है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, तो अधिक होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 24 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान कितना होता है। तो ए दिया है 9.46 गुणे 10/12 मीटर, बी दिया है 9.46 गुणे 10/15 मीटर, सी दिया है 9.46 गुणे 10/9 मीटर, डी दिया है 9.46 गुणे 10/8 मीटर। तो देखें तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी का मान कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10/15 मीटर होता है। तो क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो 25 से क्या हो जाएगा, 25 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। तो क्या दिया है, तो ए दिया है इलेक्ट्रोमीटर, बी दिया है इलेक्ट्रोइनसिफ्लोग्राफ, सी दिया है डीप सर्किल, डी दिया है इलेक्ट्रोस्कोप। तो किससे नापा जाता है, तो विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा, तो इलेक्ट्रोस्कोप है। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप है। वह इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो किसी आवेश या विभवांतर का माप करने वाला क्या है, तो ये उपकरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है। तो ए दिया है व्यतिकरण, बी दिया है विवर्तन, सी दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी दिया है परावर्तन। तो देखें तो प्रकाश से किस गुण के कारण उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है, तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। क्या है, तो इसका 27 से क्या हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। क्यों देख लेते हैं। क्योंकि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। कौन कौन सी होती है, कण के समान होता है, और दूसरा कैसा होता है, दूसरा तरंग के समान होता है। और प्रकाश से कुछ गुण होते हैं, कौन कौन से, तो व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवण है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, तो प्रकाश की प्रकृति के ये गुण हो जाएंगे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के कण को मानकर ही किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि 28 नंबर कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है। ए दिया है अपसरण, बी दिया है वाष्पन शीतलन, सी दिया है उष्ण वायु प्रतिस्थापन, डी दिया है परासरण। तो देखें तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है, तो ये वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ए दिया है बैकेलाइट, जिसका क्या दिया है, तो थर्मोप्लास्टिक दिया है। बी दिया है आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर होता है। टीएनजी क्या होता है, तो नोबल का तेल होता है। रेयान क्या दिया, संश्लिष्ट रेशा दिया है। तो देखें तो आइसोप्रीन क्या होता है, तो प्राकृतिक रबर, ये सही दिया हुआ है। टीएनजी क्या होता है, तो नोबल का तेल होता है, ये सही दिया हुआ है। रेयान क्या होता है, तो रेयान जो है कि संश्लिष्ट रेशा होता है, ये भी सही दिया हुआ है। बल्कि बेकेलाइट क्या होता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं बल्कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, न कि थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, तो 29 का ये हो जाएगा आंसर। ये गलत दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 क्या दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो नौसदार में क्या होता है, तो नौसदार में अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। नाइट्रोलियम में क्या होता है, नाइट्रोलियम में जिसे कैल्शियम साइनाइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम साइनाइड होता है। और चिली साल्ट बिटर क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, और सोरा क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। इसमें क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4 क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4। तो किसमें दिया है, तो ये कहीं ऑप्शन में दिया है, तो 30 से क्या हो जाएगा, 30 का बी हो जाएगा आंसर। का 30 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। ए दिया है एस्पिरिन दिया है, बी यूरोट्रोपिन दिया है, सी LSD दिया है, डी दिया है क्लोरोस्टेन दिया है। तो क्या हो जाएगा, जो भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा कौन सी है, तो LSD है। ठीक है, LSD है। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होगा, तो लाई सर्जिक अम्ल डाइथेलेमाइड होगा। ठीक है, ये क्या करता है, तो भ्रम उत्पन्न करता है। तो फिर क्या हो जाएगा, 31 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाटर गैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो ए दिया है मीथेन और इथेन, बी दिया है ब्यूटेन और प्रोपेन, सी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखें तो क्या हो जाएगा,
तो 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का डी हो जाएगा, क्योंकि वाटर गैस का प्रमुख घटक कौन कौन से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। और मीथेन और इथेन क्या होता है, तो ये सीएनजी का प्रमुख घटक है। ठीक, किसका है, तो सीएनजी का प्रमुख घटक है। और ब्यूटेन और प्रोपेन किसका है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन किसका है, तो एलपीजी का, जो हम लोग घरों में घरेलू में यूज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन किस में होता है, तो ये प्रोड्यूसर गैस में होता है, और अभी हम उसका देखे ही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 32 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, प्रश्न क्या होता है। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। दूसरा दिया है फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये देखें तो जो दोनों जो कथन है गलत दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सिराओं में देखा जाए तो सिराओं में अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है। ठीक है, और वही फुफ्फुस सिरा में, तो फुफ्फुस सिरा में अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध रक्त बहता है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 33 का डी हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस रोग में शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। तो ए दिया है कांस रोग, बी दिया है एडिसन रोग, सी दिया है कुंसिंग रोग, डी दिया है विरिलिज्म रोग। तो किसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, तो ये एडिसन रोग में। किसमें, तो एडिसन रोग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। और इस रोग में क्या होता है, तो रुधिर का दाब कम हो जाता है, और इसमें सोडियम एवं जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, तो निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 34 क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 35 में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता पीएच का नियंत्रण करता है। ए दिया है यकृत, बी दिया है त्वचा, सी दिया है फेफड़ा और डी दिया है वृक्क। तो कौन सा एक रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है, तो कौन सा करता है, तो ये वृक्क जो है कि क्या करता है, तो रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। तो क्या हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, दूसरा कथन है कि कुछ आवश्यक दशाओं में राज्य विधानमंडलों को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। तो देखें तो जो है कि पहला कथन इसमें सही दिया हुआ है, दूसरा कथन है गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखा है तो भारत में संविधान संशोधन शक्ति किसको प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 36 का ए हो जाएगा। 36 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 37 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। मूल संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता का उपबंध है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखें तो इसमें कौन सा इसमें एक सत्य है, ये देखना है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दी गई। और डी दिया है सभी कथन सत्य हैं। तो क्या देखना है इसमें कौन से एक सत्य हैं, तो देखा जाए इसमें चारों जो कथन, जो तीनों जो कथन है सही दिए हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 37 का डी हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। तो ए दिया है चतुर्थ संविधान संशोधन, बी दिया है पंचम संविधान संशोधन, सी दिया है 7वां संविधान संशोधन, डी दिया है 8वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो किसमें, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, और 7वें संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को पारित करने के लिए किया गया था। और इसके द्वारा क्या हुआ था, तो राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ राज्य शासित क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा है। ए दिया है के संथानम, बी दिया है इंद्रजीत सिन्हा, सी दिया है पीसी मेहता, डी दिया है रजनी कोठारी। तो क्या हो जाएगा, तो किस एक ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा है, तो किसने कहा है, तो के संथानम ने कहा है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद को सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। कारण आर है राष्ट्रपति इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें क्या देखना है, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। तो देखें तो जो अंतर्राज्यीय परिषद गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ये सही दिया हुआ है। राष्ट्रपति इस परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। तो इसमें कौन होता है, देखें तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया है, तो ये तो सही है। और इसका अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका प्रधान अध्यक्ष होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 40 का सी हो जाएगा। ठीक है, 40 का सी हो जाएगा, क्योंकि पहला जो कथन है वो सही दिया हुआ है, जो आर है वो, जो दूसरा जो कथन है वो गलत दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न
सल्तनत काल के प्रांतों को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सी की स्थापना सबसे पहले किस सुल्तान ने की थी? तो ये दिया है इल्तुतमिश, बी दिया है रजिया, सी दिया है बलबन, डी दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो देखें तो सल्तनत काल में प्रांतों की विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर जिले या सी की स्थापना सबसे पहले किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। किसने किया? तो बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने किया था। और देखा है तो जिला या सिख जो की स्थापना सर्वप्रथम बलबन ने किया था। और सिखों के मुखिया कौन होते? तो ये सिकदार होते थे। ठीक है, कौन होते? तो ये सिकदार होते थे। तो 41 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से भारत के कौन से ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ठीक है, तो इसमें कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो एक पहला दिया है लद्दाख, दूसरा दिया है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है सिक्किम। तो क्या देखना है इसमें कौन से ऐसे राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमाएं कम से कम 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? तो लद्दाख भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम है। तो देखा है तो लद्दाख से कौन कौन से जो है कि देश सीमा लगाते हैं? तो अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया। वही अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से? तो चीन है। ठीक है, उसके बाद चीन के बाद से म्यांमार है, भूटान है। और पश्चिम बंगाल से कौन कौन से? तो बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। वही सिक्किम से देखा है तो नेपाल है, चीन है और भूटान है। ये सब आसपास करते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो 42 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस नगर को कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है? तो ए दिया है कोट्टायम, बी दिया है एर्नाकुलम, सी दिया है तिरुचूर, डी दिया है तिरुवनंतपुरम। तो किसको कोच्चि का जुड़वा नगर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये एर्नाकुलम को कहा जाता है। ठीक है, एर्नाकुलम को कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन नगरों की संख्या 9 है। इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8% भाग निवास करती है। तो इसमें क्या देखना है? इसमें कौन से कथन इसमें सही है? तो देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन नगरों की संख्या 9 है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। इन 9 महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 21.8 भाग निवास करते। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 21.8% नहीं बल्कि 23.8% जो है कि इसमें निवास करती है। ठीक है, और देखा जाए तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका देखें तो 44 क्या हो जाएगा? तो 44 का आपका 44 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। 45 में प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। पहला दिया है कि यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो 1300 मीटर है। किसके तो संबंध में देखना है? तो पश्चिमी घाट के संबंध में देखना है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग भ्रंश कगार है। तो देखें तो इसकी औसत प्रायद्वीपीय घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 1300 मीटर नहीं बल्कि कितना है? तो 1200 मीटर है। और भी जो कथन दिए हुए हैं ये सही दिए हुए थे। क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1 और 2 और 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 45 नंबर का डी हो जाएगा आंसर इसका। 45 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए दिया है मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है, बी दिया है जुकू घाटी नागालैंड में स्थित है, तीसरा दिया है सांगला घाटी उत्तराखंड में स्थित है, चौथा दिया है डी दिया है युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। तो इसमें क्या देखना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो मरखा घाटी लद्दाख में सही दिया हुआ है। जुकू घाटी कहाँ पर? तो नागालैंड में, ये भी सही दिया है। सांगला घाटी उत्तराखंड में, ये भी सही दिया हुआ है। युथांग घाटी सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। जबकि मरखा घाटी और ये सब जो दिया हुआ है ये सब सही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सैंतालीस में प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनावरण का लक्ष्य रखा गया है। तो देखें तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडियन मिशन को 20 फरवरी 2014 को मंजूरी प्रदान की गई। तो ये सही दिया हुआ है। बल्कि इस मिशन के तहत अगले 1 दशक में 2 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि का वनावरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जो है कि देखा है तो इस मिशन के तहत पूर्व परिव्यय में जो राशि जो खर्च होगी तो केंद्र और राज्य में अनुपात कितना है? तो केंद्र 75% खर्च करेगी तो राज्य कितना? तो 25% जो है कि निर्धारित किया गया है। और वही पूर्वोत्तर राज्य में कितना? तो पूर्वोत्तर राज्यों में 90 और 10 जो है कि सरकार करेगी। तो 10 कौन करेगा? तो 10 राज्य करेंगे जो पूर्वोत्तर के राज्य रहेंगे। तो सर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 47 नंबर का ये हो जाएगा। 47 का ये हो जाएगा आंसर इसका। 47 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? तो ये पहला दिया है, इसमें सही कथन को देखना है, सही उत्तर को चुनना है। तो पृथ्वी की आकृति दिया है, दूसरा दिया तापमान में भिन्नता दिया है, तीसरा लवणता में भिन्नता दिया है, चौथा दिया पृथ्वी का परिभ्रमण
दिया हुआ है। तो देखें तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं कौन कौन से, तो पृथ्वी आकृति है, तापमान है, ठीक है, लवणता में भिन्नता है, पृथ्वी का परिभ्रमण है, और कौन कौन से हैं, तो वायुदाब है, ठीक है, वायुदाब है, वाष्पीकरण है, ठीक है, ताप में भिन्नता है, लवणता में भिन्नता है, हिम का पिघलना है, क्या है, हिम का पिघलना है, ये सब क्या है, तो हवाओं आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 48 का डी हो जाएगा आंसर, इसका 48 नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो सूची 1 है शहर दिया है, सूची 2 में नदी दिया है। तो क्या है राडर डैम, राडर डैम कहाँ पर है, तो राडर डैम जो है कि ये राइन नदी पर है, ये राइन नदी के साथ पर स्थित है। राडर डैम क्या हो जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हैम्बर्ग कहाँ पर, तो हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी के किनारे पर है। बुडापेस्ट कहाँ पर, तो डेन्यूब नदी के किनारे पर है। बैंकॉक कहाँ पर, तो चाओ फ्राई नदी पर है। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार देखें तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, एक ही ऑप्शन में है, क्या हो जाएगा तो 49 का डी हो जाएगा, ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा, सॉरी 49 का सी हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया है। क्या हो जाएगा फिर से एक बार देख लेते हैं। राडर डैम कहाँ पर, तो ये राइन नदी पर, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। हैम्बर्ग कहाँ पर, तो एल्ब नदी पर, ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा। बुडापेस्ट कहाँ पर, तो डेन्यूब नदी पर, तो सी का 2 हो जाएगा। और बैंकॉक तो चाओ फ्राई नदी पर, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 49 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 49 का क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। विश्व के अभिकथन ए है कि विश्व के अधिकांश उच्च उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है, ठीक है, पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। और कारण क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कारण क्या है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ये सही दिया हुआ है। क्यों, देख लेते हैं। देखें तो विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल कहाँ पर पाए जाते हैं, तो उष्ण मरुस्थल 15 से 30 कहाँ पर, तो 15 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के कहाँ पर, तो पूर्वी किनारे के नहीं बल्कि पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी किनारों पर। इसका ये गलत हो गया है, गलत दे दिया है, ठीक है। और दूसरा जो है कथन है सही है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 का सी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, 50 का सी हो जाएगा, ठीक है। 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का, सॉरी एक बार देख लेते हैं फिर से। 50 का क्या हो जाएगा, तो 50 का ये जो है गलत दिया हुआ है, ये गलत है। तो 50 का क्या हो जाएगा, 50 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। एक गलत दिया परंतु आर जो है कि सही है। अब आगे देख लेते हैं। स्टॉकहोम समझौते के संबंध में 51 प्रश्न है कि स्टॉकहोम समझौते के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास था। दूसरा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। आगे दिया है कि इस सम्मेलन में पर्यावरण संकट को दूर करने हेतु 25 सूत्री घोषणा पत्र तैयार किया गया। तो इसमें क्या देखना है हम लोग को, कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखें तो इसमें जो है कि जो चारों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। तो 51 क्या हो जाएगा, 51 का ये हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 51 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए 52 नंबर प्रश्न के नीचे दिए गए विटामिनों में से किनका आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो ये दिया है विटामिन B6, 2 दिया है, 2 नंबर दिया है विटामिन H बायोटीन, तीसरा दिया है विटामिन B12, चौथा दिया है विटामिन B3। तो इसमें क्या देखना है कि किन किन का आंत के बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण होता है विटामिनों का। तो देखें तो क्या हो जाएगा, विटामिन B6 का भी होता है, ठीक है, विटामिन B6 का भी होता है। उसके बाद से किसका होता है, तो विटामिन H का भी होता है, विटामिन H जिसको बायोटीन भी बोलते हैं। और किसका होता है, तो विटामिन B12 का होता है, बल्कि विटामिन B3 का नहीं होता है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 52 नंबर का 52 का डी हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि उपकला ऊतक छत ऊतकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करती है। कारण दिया है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है। तो इसमें क्या देखना है, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 53 नंबर का ए हो जाएगा, 53 नंबर का ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देख लेते हैं। क्योंकि उपकला ऊतक में जंतु के शरीर की त्वचा एवं खोखले अंतरांगों जैसे कि मुख गुहा हो गया, श्वास नली है, आहार नाल है और रुधिर वाहिनियों आदि के बाहरी तथा भीतरी भावों का रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। और देखा है तो
एपिथेलियम कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्ध भवन की बहुत क्षमता होती है और यह छत उस ऊतकों पर शीघ्रतापूर्वक पुनरुत्पादित होकर घाव में भरने में सहायता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा देखें तो इसका 53 का ये हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। प्रश्न है कि अभिकथन यह है कि लार भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। कारण है कि लार में माल्टोज एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या देखना है, इसमें सही कथन को देखना है। तो देखें तो जो है कि दोनों कथन तो सही हैं पर इसको कारण नहीं एक्सप्लेन कर रहा अच्छे से। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 50 का 54 नंबर का क्या होगा, 54 नंबर का बी हो जाएगा। क्यों देख लेते हैं 54 नंबर का बी क्यों हो जाएगा। तो देखें तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है और मुख में देखा है तो लाल ग्रंथियाँ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं तो हम लोग टाइलिन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है तो लार में टाइलिन होता है, माल्टेज होता है तथा पॉलीसेकेरेट्स एंजाइम होता है। और जो पॉलीसेकेराइड एंजाइम होता है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को घोलकर बैक्टीरिया को क्या करता है, इसको नष्ट कर देता है। जबकि जो माल्टेज होता है, माल्टेज क्या करता है तो एंजाइम द्वारा कुछ माल्टेज शर्करा ग्लूकोज में बदल जाती है। इस प्रकार क्या हो जाएगा तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 54 का देखा जाए तो 54 का बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। लाइकेन कवक तथा शैवाल के परस्पर सहयोग से बने सजीवी पादप हैं, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है। लाइकेन के कवक घटक की माइकोबायंट तथा शैवाल घटक को फाइकोबायंट कहा जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। लाइकेन उपोष्णकटिबंधीय वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो लाइकेन जो है कि उपोष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि कि उष्णकटिबंधीय वनों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, और लाइकेन में चट्टानों का क्षरण करके खनिजों को अलग करने की क्षमता होती है, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा 55 नंबर का 55 में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की 42वीं बैठक में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कब तक किया है, तो ए दिया है 2045 तक, बी दिया है 2030 तक, सी दिया है 2052 तक, डी दिया है 2035 तक। तो कब तक 2030 तक। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत सौर ऊर्जा के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो किसको पीछे छोड़ दिया है, तो ये क्या दिया है, ए जर्मनी दिया है, बी फ्रांस दिया है, सी जापान दिया है, डी क्या दिया है, डी ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो किसको पीछे छोड़ दिया है, तो ये जापान को। किसको, तो जापान को। 57 में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दिया है एंटीनोमीटर जो सौर विकिरण मापन है। एटोमोमीटर से क्या होता है तो वाष्पीकरण मापन होता है। बोलोमीटर क्या है तो उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। डी दिया है एनीमोमीटर, ये पौधों की वृद्धि का मापन करता है। तो देखें तो एंटीनोमीटर से क्या होता है तो इससे सौर विकिरण मापन होता है, ये सही दिया हुआ है। एंटमोमीटर से क्या होता है वाष्पीकरण मापन होता है, ये सही दिया हुआ है। बोलोमीटर से क्या होता है तो उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक होता है, ये भी सही दिया हुआ है, यंत्र होता है। एनीमोमीटर से क्या होता है तो ये पौधों की वृद्धि का मापन है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि इससे क्या होता है तो इसमें वायु वेगमापी मापा जाता है और वायु पौधों की वृद्धि का मापन किससे होता है तो केस्कोग्राफ से क्या उपयोग होता है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा तो 58 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पलायन वेग कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। तो ये दिया है 2 गुना, बी दिया है 4 गुना, सी दिया है 8 गुना और डी दिया है कोई परिवर्तन नहीं। तो देखें तो जब वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और पलायन वेग कितना बढ़ाया जाएगा कि वह पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकने पर गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, तो इसमें देखा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 59 क्या हो जाएगा 59 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा दिया उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा दिया है वेग उसका न्यूनतम होता है। चौथा दिया है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसमें क्या देखना है, कौन सी इसमें कथन सही है ये देखना है। तो देखें तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, तो ये सही दिया हुआ। ठीक है, उसमें कोई बल कार्य नहीं करता है और उसका त्वरण शून्य होता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। ये भी देखा है तो इसका सही दिया हुआ है। उसका त्वरण क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। और वेग क्या होता है तो वेग न्यूनतम दिया है, गलत दिया है। क्योंकि वेग क्या होता है तो वेग अधिकतम होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है अधिकतम होती है। इस पर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 60 का क्या हो जाएगा तो 60 नंबर का बी हो जाएगा आंसर का। 60 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा क्या दिया है, अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसमें कौन से कथन इसमें सही है। तो पहला जो है कथन देखा जाए तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि अल्फा किरणों की तुलना में जो बीटा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है तो अधिक होती है। ठीक है, और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किस्मों की किरणों की अपेक्षा 100 गुना अधिक होती है। तो इस पर क्या हो जाएगा ये
दूसरा जो है कि 61 का, बी इसमें सही हो जाएगा और पहला जो है कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया है मैग्नीशियम, उसके बाद से दूसरा दिया है कैल्शियम, तीसरा दिया है पोटेशियम, चौथा दिया है सोडियम। तो देखें तो क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में देखना है, तो अधिक सबसे पहले अधिक आएगा, तो अधिक में देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो ये सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम के बाद से मैग्नीशियम है। ठीक है, 4 1 सोडियम हो गया। सोडियम के बाद से क्या आ जाएगा, तो सोडियम के बाद से कैल्शियम आएगा। ठीक है, कैल्शियम आएगा, उसके बाद से मैग्नीशियम। ठीक है, फिर मैग्नीशियम के बाद से अल्युमिनियम आएगा, अल्युमिनियम आएगा। ठीक है, अल्युमिनियम के बाद से क्या आएगा, तो जस्ता आएगा। इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, तो 62 का ये हो जाएगा। अधिक से कम में देखना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सोडियम आएगा। ठीक है, सोडियम के बाद से कैल्शियम, कैल्शियम के बाद से अल्युमिनियम है, उसके बाद से जस्ता है, फिर उसके बाद से लास्ट में क्या आएगा, तो जस्ता आएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 62 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उनमें से निम्न में से कौन से शामिल हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो पहला दिया है तिरंगी बर्फी, दूसरा दिया है थारू कढ़ाई, तीसरा दिया है जरदोजी शिल्प, चौथा दिया है हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। देखें तो 63 क्या हो जाएगा, 63 का जो है कि चारों जो ये दिए हुए हैं उत्पाद उनको जीआई टैग दिया गया है, तो 63 क्या हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा। ठीक है, 63 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और देखें तो ये तिरंगी बर्फ़ी कहाँ का है, तो ये तिरंगी बर्फ़ी ये वाराणसी का है। कहाँ का, वाराणसी का है। वही थारू कढ़ाई कहाँ पर, तो ये लखीमपुर खीरी में। और बेत और बांस शिल्प कहाँ पर, तो ये बेत और बांस शिल्प जरदोजी शिल्प कहाँ पर, तो ये बरेली में। वही हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल ये कहाँ पर, तो ये पिलखुड़ा जो हापुड़ है। ठीक है, हापुड़ है। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कम है उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा, तो ये हापुड़ है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 63 का डी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनें। इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना अगस्त 1974 ईस्वी में की गई थी। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय मुंबई में स्थित है। देखें तो इस कंपनी को अप्रैल 2024 में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त प्रदान किया, तो ये सही दिया हुआ है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी, ये भी सही दिया है। इसकी पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर, तो मुंबई में है। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर, तो ये नोएडा में है। ठीक है, नोएडा में। और देखें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी यूरिया उत्पादक कंपनी है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 64 का। 64 क्या हो जाएगा, तो 64 का आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। और दूसरा है कि इसका उद्देश्य कक्षा 3 के स्तर के बच्चों को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करना है। तो ये देखें तो दोनों इसका कथन सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 65 का सी हो जाएगा। 65 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिशन अमृतसर सरोवर का प्रारंभ 24 जून 2022 को किया गया था। दूसरा कथन है कि क्या दिया है, दूसरा कथन कि इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो देखें तो जो है कि क्या दिया है, तो इस मिशन का जो मिशन अमृतसर सरोवर है इसका प्रारंभ कब दिया, तो 24 जून 2022 को। तो बल्कि ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कब किया गया, तो 24 अप्रैल 2022 को। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए जल संग्रहण और संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये सही दिया हुआ है। और इसके तहत देखा जाए तो मिशन अमृतसर सरोवर के तहत जो है कि क्या, तो 75 अमृत सरोवर का निर्माण या कायाकल्प किया जाएगा। तो अमृत सरोवर में क्या किया जाएंगे, तो अमृत सरोवर में नीम, पीपल और बरगद आदि पेड़ों से जो है कि पेड़ों से ये सब घिरे होंगे अमृत सरोवर जो होंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 66 का। 66 क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 66 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो क्या देखना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का शुभारंभ देखा जाए तो 24 अप्रैल 2016 को किया गया था। दूसरा है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है, जिसके उसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतें मिलती हैं। तो ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 और 3, सी दिया है केवल 2 और डी दिया है केवल 1। तो देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो देखें तो इसे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल ई नाम का शुभारंभ 24 अप्रैल 2016 को, ये सही दिया हुआ है। यह कृषि वस्तु के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। तो ये भी जैसे नाम से ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। आगे है कि यह किसानों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ करता है, जिससे इसके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो ये भी सही दिया। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 का। 67 का क्या हो जाएगा, तो 67 का ये हो जाएगा। ठीक है, और
इसमें देखा जाए तो क्या होगा, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार स्कीम किसानों को उनकी उपज की बेहतर मूल्य दिलाने तक कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 67 नंबर का ये हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है, किस पर आधारित है, तो ए दिया है अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी दिया है स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, सी दिया है पूर्व परिवर्तनशीलता प्रणाली पर, डी दिया है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। तो देखिए तो मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होता है, तो ये कब आता है, ये तो 1956 ईस्वी में न्यूनतम कोष प्रणाली देखा है तो अपनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या 69 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी के माता तथा पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उसकी संतानों का रुधिर वर्ग होने की संभावना है। पहला दिया है ओ, दूसरा दिया है ए, तीसरा दिया है बी, चौथा दिया है ए बी। तो यदि किसी माता तथा पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उनकी संतानों का रुधिर का वर्ग कैसे होने की संभावना है, तो ये ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ठीक है। और देखें तो जो कौन कौन से रुधिर वर्ग हैं, ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। ये चारों जो है कि ये होने की संभावना रहेगी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, तो 69 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इंटरफेरॉन की खोज आइजैक्स और लिंडेमान नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन होते हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन इसमें सही है, तो देखें तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है, तो देखें तो इंटरफेरॉन की खोज कब होती है, तो ये 1957 में किसके द्वारा, तो लिंडेमान और आइजैक्स और लिंडेमान नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। और इस वायरस से क्या होता है, संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित होता है जिसमें क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और जो स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु से क्या करते हैं, तो सुरक्षा को प्रदान करते हैं। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न है कि मानव की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती हैं। बी दिया है कि मानव में 14 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मानव के दोनों अग्रपादों अर्थात हाथ में कुल 60 अस्थियाँ होती हैं। बाहों को कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला कहते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो मानव में जो है कि बी है, मानव में 14 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, गलत दिया हुआ है, क्योंकि मानव में 12 जोड़ी अर्थात जो है कि 24 पसलियाँ होती हैं और बाकी जो है कथन इसमें सही दिए हुए हैं। इस पर क्या हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 72 नंबर प्रश्न की ब्रायोफाइटा संघ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनमें संवहन उत्तकता वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। सी दिया है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा ड्रासोनिया है। डी दिया है ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं होते। तो ये देखा जाए तो गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो है कि ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा, तो 72 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न कि निम्न दलहनी फसलों में पाई जाने वाले प्रोटीन की मात्रा के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो देखें तो क्या देखना है, अधिक से कम में देखना है। तो सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है सबसे अधिक, तो सोयाबीन में। कितना, तो 45%, ठीक है, सोयाबीन में 45%। उसके बाद से इसमें तो मसूर में कितना मिलता है, तो मसूर में देखें तो 25%, मसूर में 25%। अरहर में कितना, तो अरहर में 20 से 21%, ठीक है। और लोबिया में कितना मिलता है, तो लोबिया में 23% तक पाई जाती है। इस पर क्या हो जाएगा, देखें तो आंसर इसका तो 73 क्या हो जाएगा, 73 का ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सोयाबीन आएगा, उसके बाद से मूंग है, उसके बाद से उड़द है और लास्ट में क्या आ जाएगा, तो अरहर आ जाएगा, ठीक है। तो अधिक से कम में देखना था हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भातवाड़ी या मारवाड़ी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। ए दिया है 1624 ईस्वी में मुगलों तथा शिवाजी के मध्य। बी दिया है 1652 ईस्वी में मुगलों तथा बीजापुर के मध्य। सी दिया 1624 ईस्वी मुगलों तथा अहमदनगर के मध्य। तो डी दिया 1636 ईस्वी में मुगलों तथा गोलकुंडों के मध्य। तो भातवाड़ी या मारवाड़ी का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो 1624 में मुगलों तथा अहमदनगर के मध्य होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये इसमें कौन कौन शामिल रहते हैं, तो ये मुगलों की तरफ से देखें तो परवेज रहता है, उसके बाद से महाबत खां और बीजापुर की सेनाओं ने भाग लेते हैं, जिसमें अहमदनगर की ओर से कौन रहते हैं, मलिक अंबर रहते हैं और साजी रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई किसकी विजय होती है, तो अहमदनगर की सेना की विजय होती है। तो 74 क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। डचों के संबंध में कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो पहला दिया 1595-96 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा। दूसरा है कि 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को हॉलैंड सरकार द्वारा प्रारंभ में 51 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण
एवं विजय प्राप्त करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए। डचों ने भारत में से मसाले के व्यापार को बढ़ावा दिया। चौथा है कि औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार किसको दिया? तो डचों को दिया था। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है? तो कौन से कथन इसमें सही है तो देखें तो 1595-96 में ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान दल पूर्वी जगत में पहुंचा, तो ये सही दिया हुआ है। वही दूसरा जो कथन है क्या दिया है, तो 1602 ईस्वी में स्थापित डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से को हाईलैंड सरकार द्वारा प्रारंभिक 51 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने और आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए। तो ये गलत दिया हुआ है। 51 वर्षों नहीं बल्कि कितने, तो 21 वर्षों के लिए प्रदान किया गया था। इस पर क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है कि डचों ने भारत के मसाले से व्यापार को बढ़ावा दिया। तो डचों ने मसालों को नहीं बल्कि किसको, तो ये इसको किए थे, तो ये कपड़े के निर्यात को अधिक महत्व दिया था डचों ने। वही मसाले को किसने किया, तो ये पुर्तगालियों ने मसाले को अधिक बढ़ावा दिया था, व्यापार को बढ़ावा दिया था। इस पर क्या हो जाएगा, देखें तो इसका पहला और चौथा हो जाएगा, पहला और चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार 75 क्या हो जाएगा, 75 का बी हो जाएगा आंसर। 75 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया है खासी विद्रोह, दूसरा दिया है चुआर विद्रोह, तीसरा दिया है रंपा विद्रोह, चौथा दिया है कोल विद्रोह। तो देखें खासी विद्रोह कब होता है, तो खासी विद्रोह मेघालय में होता है। कब होता है, तो 1828 से 33 ईस्वी के लगभग। ठीक है, और चुआर विद्रोह कब होता है, तो चुआर विद्रोह कब होता है, तो 1766 से 1772 ईस्वी का मध्य होता है। रंपा विद्रोह कब होता है, तो रंपा विद्रोह ये 1879 ईस्वी में होता है। और कोल विद्रोह कब होता है, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 लगभग होता है। कब होता है, 1831 से 32 के लगभग होता है। अब वो कोल विद्रोह कहीं कहीं डेट मिलेगा 1829 से 39 के लगभग मिलेगा। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 76 का डी हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो चुआर विद्रोह। ठीक है, चुआर विद्रोह आएगा। उसके बाद से कौन सा आएगा, तो चुआर विद्रोह के बाद से खासी विद्रोह आएगा, उसके बाद से कोल विद्रोह आएगा, उसके बाद से रंपा विद्रोह आएगा। इस पर क्या हो जाएगा, तो 76 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। पहला दिया सीधी कार्रवाई दिवस, दूसरा दिया संविधान सभा का चुनाव, तीसरा दिया कैबिनेट मिशन का आगमन, चौथा दिया है शाही नौसेना का विद्रोह। तो देखें तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधी कार्रवाई दिवस देखें तो 16 अगस्त 1946 को। कब, 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा। और संविधान सभा का चुनाव कब होता है, तो संविधान सभा का चुनाव कब होता है, तो जुलाई 1946 में। कब होता है, जुलाई 1946 में। और कैबिनेट मिशन कब आती है, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। कब आती है, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, और शाही नौसेना का विद्रोह कब होता है, तो 18 फरवरी 1946 को। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 77 का देखें तो 77 का बी हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले शाही नौसेना का विद्रोह कब होता है, तो शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। उसके बाद से कौन सा आएगा, तो उसके बाद से कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। कब आता है कैबिनेट मिशन, तो 24 मार्च 1946 को। फिर संविधान सभा का चुनाव होता है कब, तो 14 जुलाई 1946 में। फिर उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से क्या होगा, तो उसके बाद से सीधी कार्रवाई दिवस कब होता है, तो ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 77 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 78 नंबर प्रश्न है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। दूसरा है कि डीजे कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसमें क्या देखना है, कौन सी इसमें कथन सही है। तो देखें तो मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग नहीं था, बल्कि ये कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, और इसमें क्या देखना है, सॉरी एक बार देख लेते हैं इसमें कौन से कथन इसमें सही देखना है। सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन से कथन सही हैं। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ये सही दिया हुआ है। डीजे कर्वे द्वारा पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, 78 का सी हो जाएगा। 78 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न है कि एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित में से किससे की स्थापना की गई थी। तो ए दिया है नबार्ड, बी दिया है एसबीआई, सी दिया है आरबीआई, डी दिया है सहकारी बैंक। तो एसबीआई की स्थापना किसके, तो एडी गोरवाला समिति की अनुशंसा पर। तो कब आता है, तो 1952 ईस्वी के लगभग आता है। ठीक है,
और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 ईस्वी में किया गया था। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार देखें तो ये दोनों कथन सही दिए। तो 80 का क्या हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा, ठीक है, 80 का सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार वर्ष क्या है, देखें तो 2011-12 है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के ग्राहकों को एक शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था का गठन हुआ। तो ए दिया है जून 1992 में, बी दिया है मई 1994 में, सी दिया है 1995 में, डी दिया है मई 1997 में। तो बैंकिंग लोकपाल नामक संस्था गठन कब होता है, जून 1995 में, ठीक है, जून 1995 में। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कैश काऊ संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। ए दिया है बैंकिंग से, बी दिया है शेयर बाजार से, सी दिया है बजट प्रक्रिया से, डी दिया है मौद्रिक नीति से। तो कैश काऊ किससे संबंधित है, तो कैश काऊ किससे संबंधित हो, ये शेयर बाजार से, किससे, शेयर बाजार से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शेयर शब्द किसको व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये दिया है समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थानों पर बदलता है, बी दिया है कार्बन के सामाजिक मूल्य का, सी दिया है सूक्ष्म आवास का, डी दिया है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में। तो शेयर क्या है, तो शेयर समुदायों को पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। तो क्या हो जाएगा, 83 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना वर्ष 2008 में लोकार्पित की गई थी। कार्बन व्यापार का संबंध क्योटो प्रोटोकॉल से। तो देखें तो ये दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, 84 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और वन्य जीव बिहार दिया है, पक्षी बिहार दिया है, तो एक और राज्य दिया है। तो ए दिया है कारिकेली जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सही, ये देखें तो क्या है, ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। चिनार कहाँ पर, तो केरल में, ये भी सही दिया है। सत्यमंगलम कहाँ पर, तमिलनाडु में। पापीगोंडा कहाँ पर, तो केरल में नहीं बल्कि ये कहाँ पर, तो पापीगोंडा कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसमें देखें तो कौन सा एक सुमेलित नहीं, ये देखना था। तो क्या हो जाएगा, 85 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से सुमेलित करने जा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और दिया है स्थापत्य दिया है, एक और निर्माणकर्ता दिया है। तो बुलंद दरवाजा कौन बनवाता है, तो बुलंद दरवाजा अकबर बनवाता है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा ये कौन बनाता है, तो शाहजहाँ बनवाते हैं। एता मुदौला का मकबरा है कौन बनाती है, तो नूरजहाँ बनवाती हैं। तो क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और मोती मस्जिद दिल्ली वाला तो ये औरंगजेब ने बनवाते हैं, ठीक है, औरंगजेब बनवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 और सी का 1, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस पर क्या हो जाएगा, 86 का बी हो जाएगा आंसर। 86 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 87 में प्रश्न है कि भक्तिकालीन संतों में से किस एक की रचनाएं अभंग के रूप में प्रसिद्ध है। ए दिया है चैतन्य महाप्रभु, बी दिया है रैदास, सी दिया है नामदेव, डी दिया है दादू दयाल। तो अभंग के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो देखें तो कौन थे, तो ये नामदेव थे। कौन थे, नामदेव थे। और थोड़ा इसके बारे में जाने तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में जो है कि नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो है कि नामदेव बरकड़ी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। और ये इस्लाम से क्या थे, तो अधिक प्रभावित थे। और इनकी रचनाएं किसमें, तो अभंग के रूप में प्रसिद्ध है, किसकी, तो नामदेव की, ठीक है। और इनमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके कुछ पद जो है कि देखा है तो संकलित है। तो 87 क्या हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बाबर से संबंधित नहीं है। ए दिया है शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना, बी दिया है तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना, सी दिया है मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना, डी दिया है कलंदर की उपाधि धारण करना, ठीक है। तो इसमें बाबर संबंधित कौन से इसमें सही नहीं है, तो देखें तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाना ये सही है। तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना ये भी सही है। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मच्छीवाड़ा का युद्ध देखें तो कब होता है, तो 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं और अफगानों के मध्य होता है। और इसमें हुमायूं क्या होती है, तो विजय होती है, ठीक है। और कलंदर के उपाधि धारण करना ये भी सही दिया, इस पर क्या हो जाएगा, 88 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं था, सही देखना था। आगे 89 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक महत्वपूर्ण कृति तुगलकनामा है। तो ए दिया है अलबर्नी, बी दिया है मिनहाज, सी दिया है अमीर खुसरो, डी दिया है जियाउद्दीन बर्नी। तो तुगलकनामा किसका है, तुगलकनामा अमीर खुसरो का है, ठीक है। और इसमें देखा है तो गयासुद्दीन तुगलक के विजय का उल्लेख मिलता है। और वही अलबर्नी इनकी कृति क्या है, तो किताबुल हिंद है, ठीक है। और मिनाजु सिराज किसका है, तो मिनाजु सिराज का कौन सी कृति है, तबकाते नासरी है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का क्या है, तो फिरोजशाही है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है कि असत्य कथन है। ये दिया है चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया। बी दिया है हर्षवर्धन अपने आरंभिक जीवन में शैव था। सी दिया हर्षवर्धन ने
प्रियदर्शिका रत्नावलिता हर्षचरित नामक नाटक की रचना की। ठीक है। डी दिया ह्वेनसांग और 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा। तो देखें तो इसमें असत्य देखना है तो चीनी यात्री इत सिंह 670 ईस्वी में नालंदा या सही दिया हुआ है। हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में शैव था, भी सही दिया है। सी दिया है हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावलिता हर्षचरित नामक नाटकों की रचना की। गलत दिया क्योंकि हर्षवर्धन ने नहीं बल्कि किसने, तो ये बाड़भट ने किया था। ह्वेनसांग ने 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा, तो ये सही दिया हुआ। इस पर क्या हो जाएगा 90 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न की प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ए दिया वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। बी दिया सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सी दिया वस्त्र उद्योग क्या था, तो वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित था। डी दिया वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था। तो देखें तो प्राचीन संगम युग के बारे में देखना है तो इसमें कौन सा एक असत्य कथन दिया है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि सती प्रथा का प्रचलन विद्यमान था प्राचीन युग संगम युग में भी। बाकी सब इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रचलित थी, वैदेशिक व्यापार भारतीय पक्ष में था, ये भी सही दिया हुआ। इस पर क्या हो जाएगा, तो 90 का बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। लगभग 220 ईसा पूर्व में चीन की महादीवार का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो ए दिया है सी हुआंग टी द्वारा, बी दिया है कुबलई खान द्वारा, सी दिया है बू जियांग द्वारा, डी दिया है वेंजांग द्वारा। तो देखें तो चीन का महादीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये सी हुआंग टी द्वारा। कब, तो 244 से 210 ईस्वी के लगभग होता है। ठीक है। इनका टाइम पीरियड आता है और कब होता है, तो लगभग 220 ईसा पूर्व में चीनी महादीवार का निर्माण करवाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 92 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार करें। ये दिया है, पहला दिया मामलुक वंश, दूसरा दिया है लोदी वंश, तीसरा दिया है तुगलक वंश। ठीक है। चौथा दिया है खिलजी वंश, पांचवा दिया है सैयद वंश। तो क्या देखना है, दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए। तो अवरोही मतलब यानी कि घटते क्रम में। ठीक है। तो देखें तो तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश जिनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1320 से 1414 ईस्वी लगभग 94 वर्ष। ठीक है। उसके बाद से मामलुक वंश कब से कब तक, तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, ये 84 वर्ष शासनकाल इनका रहता है। लोदी वंश का, तो लोदी वंश का कब से कब तक, तो 1450 से 1552 ईस्वी तक लगभग देखा है तो 76 वर्ष तक। ठीक है। और सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक, तो ये 36 वर्ष तक रहते हैं लगभग। उसके बाद से खिलजी वंश कितने रहते हैं, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 से 30 वर्ष तक। तो ठीक है। तो क्या देखना है, इसको घटते क्रम में देखना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका तुगलक वंश आ जाएगा। ठीक है। तुगलक वंश, उसके बाद से मामलुक वंश। ठीक है। उसके बाद से लोदी वंश, फिर देखें तो कौन सा आ जाएगा, तो सैयद वंश, फिर लास्ट में कौन आएगा, तो खिलजी वंश। ठीक है। खिलजी वंश आ जाएंगे। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 93 का सी हो जाएगा। ठीक है। 93 का सी हो जाएगा। और एक बार फिर से देख लेते हैं तो तुगलक वंश का टाइम पीरियड कितना रहता है, कितने साल तक ये शासन करते हैं, तो 94 वर्ष तक। ठीक है। 94 वर्ष तक। उसके बाद से मामलुक कब तक रहते हैं, तो मामलुक जो है कि 84 वर्ष तक। लोदी वंश कब तक रहते हैं, तो ये 76 वर्ष तक शासनकाल करते हैं। और सैयद वंश कब तक रहते हैं, तो 36 वर्ष तक। खिलजी वंश कितने, तो खिलजी वंश सबसे कम 30 वर्ष तक। ठीक है, रहते हैं। तो 93 क्या हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। देखें तो इसमें दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं क्योंकि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है और इसमें जो मौजूद वर्णक होती हैं सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 94 का ये हो जाएगा। 94 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है, तो ये असत्य दिया हुआ है। ठीक है, और आहारी रेशे हमारे शरीर की कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। तो ये भी देखा जाए तो ये भी जो है कि ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो हम लोग के जो पोषक तत्व होते हैं अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। और हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः किससे होता है, तो पादप उत्पादों से होता है। किससे होता है, तो पादप उत्पादों से होता है। और उसके मुख्य स्रोत कौन होते हैं, तो साबुत खाद्यान्न होते हैं। दाल हो गया, ठीक है, आलू हो गए, ताजे फल हो गए, सब्जियाँ हो गए। और जो आहारी रेशा हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व देखा जाए तो प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, 95 क्या हो जाएगा, तो 95 नंबर का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो ए दिया है फ्रेंसियम, बी दिया है एस्टेटाइन, सी दिया है जर्कोनियम, डी दिया है ट्रिटियम। तो कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसमें जर्कोनियम जो है कि रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिव जो जर्कोनियम है इसका रेडियो तत्व नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक देखें तो कितना है, तो 40 होता है। और रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहा जाता है, तो ऐसे परमाणु क्रमांक जिसकी क्रमांक जो है कि 80 से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेडियो एक्टिव तत्व अपना प्रदर्शित करते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, तो 96 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ
कौन सा है? ए दिया है ग्लोबिन, बी दिया है फाइब्रिनोजन, सी दिया है हिपेरिन, डी दिया है लिम्फोसाइट। तो रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हिपोरिन होता है, ठीक है, हिपोरिन होता है। इसकी वजह से क्या होता है रक्त में, इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कारण आर है, इसमें अभिकथन ए है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। कारण आर है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। तो देखें तो इसमें दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें दोनों कथन सही। इस प्रकार क्या हो जाएगा 98 का ए हो जाएगा, क्योंकि भू पेयजल का एक बेहतर स्रोत है और इसमें आर्सेनिक की मात्रा देखा जाए तो कम होता है। और उत्तरी भारत और बांग्लादेश में भूजल का आर्सेनिक से क्या हो रहा है? तो आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या का रूप में उभरा है। कहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं? तो भारत और उत्तरी भारत और बांग्लादेश में। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 96 का 98 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए, ठीक है। ये दिया है पीनियल ग्रंथि, जिसका क्या दिया है हार्मोन, तो मेलाटोनिन दिया है। दूसरा दिया है थायराइड ग्रंथि, ये जिसका दिया है थायरॉक्सिन दिया है। अग्नाशय क्या दिया है? गैलेनिन दिया है। जनन ग्रंथि क्या दिया है? प्रोजेस्टेरोन दिया है। तो अग्नाशय का हार्मोन क्या होता है? गैलेनिन नहीं बल्कि क्या होता है? तो इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन होता है। तो 99 क्या हो जाएगा? 99 का तीसरा जो है कि तो इसमें कूट के माध्यम से देख लेते हैं क्या दिया है। तो क्या दिया है कि इसमें कौन सा एक बेमेल दिया है? तो केवल तीसरा बेमेल दिया। तो इस पर क्या हो जाएगा? 99 का ए हो जाएगा। 99 का ए हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही दिए हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न है कि स्यूडोमोनास सोलेनसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? ए दिया है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, बी दिया है बंची टॉप ऑफ बनाना, सी दिया है एंगुलर लिप स्पॉट ऑफ कॉटन, डी दिया है पोटैटो मोजाइक रोग। तो स्यूडोमोनास सोलेनसियरम नामक जीवाणु निम्न में से किस रोग का कारक है? तो ये किसका कारक है? तो विल्ट ऑफ पोटैटो रोग से, ठीक है। और वही बंची टॉप ऑफ बनाना किससे होता है? तो बनाना वायरस वंश होता है। एंगुलर लिप स्पॉट ऑफ कॉटन रोग किससे होता है? तो जेथोमोनास जीवाणु के द्वारा होता है। पोटैटो मोजाइक रोग किससे होता है? पोटैटो वायरस एक से होता है, ठीक है। इस पर देखें हम लोग। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। एंजाइम होते हैं, ए दिया है सूक्ष्मजीव, बी दिया है प्रोटीन, सी दिया है अकार्बनिक यौगिक, डी दिया है फफूंद। तो देखें तो एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। तो एक से एक का बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एंजाइम जो है कि प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और एंजाइम की खोज किसने किया था? तो ये कुहने ने किया था। किसने किया? तो कुहने ने किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? प्रश्न है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। दूसरा दिया है कि मूल अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या देखना है? असत्य देखना है। तो देखें तो पहला जो है कथन असत्य है। और मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये देखा जाए तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो पहला असत्य है, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत 25 से 28 की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। और इसके तहत देखें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता को, धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता वर्णित है। और किसी व्यक्ति को लालच या दबाव के अधीन अपना धर्म परिवर्तन प्रेरित करना इसके अंतर्गत देखा जाए तो नहीं आता है। और मूल तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? देखें तो ये 102 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। तो ए दिया अंतःकरण की स्वतंत्रता, बी दिया धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, सी दिया धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, डी दिया बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। तो किसमें 25 के आर्टिकल 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है। तो क्या है? बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने की स्वतंत्रता ये इसमें नहीं दिया हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा? 25 का डी, 103 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें तो क्या है? तो 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है और इसके तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता को धर्म को मानने और आचरण करने का स्वतंत्रता वर्णित है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग एक अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है, ठीक है। तो भाग एक में दिया है अनुच्छेद 370 में, भाग 20 में दिया है अनुच्छेद 368 में, भाग 11 में दिया है अनुच्छेद 367 में, ठीक है। भाग 21 में दिया है अनुच्छेद 378 में। तो किसमें किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में, ठीक है। किसमें किया गया? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। और ये कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में द्विसदनीय प्रणाली नहीं है, ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली नहीं है। तो देखें तो ए दिया है अमेरिका, बी दिया है भारत, सी दिया है चीन और डी दिया है ब्रिटेन। तो द्विसदनीय प्रणाली कहाँ पर नहीं है? तो चीन में है। और देखें तो कहाँ पर तो है एक सदनी और द्विसदनी देखा जाता है विधायिका के रूप में। और भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, आदि देशों में देखें तो विधायकों के 2 सदन है, ठीक है। और इस व्यवस्था में द्विसदनी जिसको प्रणाली हम लोग कहते हैं। और चीन नेपाल हो गया, इसमें क्या है? तो 1 सदन होता है, इसलिए इसको एक सदनी प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? तो 105 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या। 106 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक्साइज सुमेलित नहीं है? ए दिया है सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, बी दिया है अनुसूचित जाति
आयोग का गठन 61वां संविधान संशोधन। सी दिया है मेघालय राज्य की स्थापना 28वां संशोधन। डी दिया है नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 73वां संशोधन। तो देखें तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित दिया हुआ है, तो सेवाओं पर कर का प्रावधान किसमें, तो 28वां संविधान संशोधन ये सही दिया हुआ है। वही अनुसूचित जाति आयोग का गठन किसमें, तो 61वां संविधान संशोधन गलत दिया हुआ है, किसमें, तो 89वां संविधान संशोधन में। मेघालय राज्य की संस्थापना किसमें, तो 28वां में, किसमें, तो 22वां में है, ठीक है, 22वां में है। वही नगर निगम नगर पालिका की स्थापना किसमें, तो 73वां संविधान संशोधन गलत दिया हुआ है, क्योंकि किसमें, तो 74वां में दिया हुआ है, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में। आगे देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो ए दिया 19वां संविधान संशोधन, बी दिया 18वां संविधान संशोधन, सी दिया 29वां संविधान संशोधन, डी दिया है डी क्या दिया, डी दिया है 75वां संविधान संशोधन। तो इसमें नहीं है, तो किसमें, इसमें एक उल्लेख दिया हुआ है, तो 79वां संविधान संशोधन में। तो क्या हो जाएगा, 107 का ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न 108 नंबर के निम्नलिखित में किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा था। तो ये दिया है केटी सा, बी दिया है केटी कृष्णचारी, सी दिया है केसी वियर, डी दिया है आइवर जेनिंग्स। तो किसने कहा है भावनाओं की एक स्थिति का कूड़ाघर किसने किया है, डीपीएसपी को। तो किसने कहा है, तो ये टी कृष्णचारी ने कहा है, ठीक है। और देखें तो और केटी शाह ने क्या कहा है, तो केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया है। और तो क्या हो जाएगा इसमें, तो टी कृष्णचारी हो जाएगा जिसने भावनाओं को एक अस्थायी कूड़ाघर कहा है। तो 108 का क्या हो जाएगा, 108 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान में वर्णित संस्थात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए दिया वर्ग हित का संवर्धन करना, बी दिया गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सी दिया सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास है, डी दिया किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा, संस्थात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, 109 नंबर का सी हो जाएगा, क्योंकि सुविधा इसमें क्या है, तो सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास है। तो 109 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 110 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। मेक इन इंडिया दिया है, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना दिया है, उसके बाद से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना दिया है। तो इसमें क्या देखना है, कालक्रम में ये कब योजना शुरुआत हुई थी। तो मेक इन इंडिया कब आया था, तो ये अक्टूबर 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था, तो ये अगस्त 2014 में। कब आया, तो अगस्त 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो कब आया, तो ये मई 2016 में, ठीक है, मई 2016 में। सांसद आदर्श ग्राम अक्टूबर 2014 में। मेक इन इंडिया कब आया था, तो मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में। कब आया, तो सितंबर 2014 में। तो आप लोग योजनाएं से समझिए कि योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे 1 या 2 प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखें तो 110 नंबर क्या हो जाएगा, तो 110 नंबर का आपका ये हो जाएगा। 110 से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। 110 से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देख लेते हैं 110 नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। कौन कौन से पहले देख लेते हैं। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना कब आता है, तो ये 2016 में, सॉरी अक्टूबर 2014 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आता है, तो ये मई 2016 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आता है, तो ये अगस्त 2014 में, ठीक है। और मेक इन इंडिया कब आता है, तो मेक इन इंडिया ये कब आता है, तो ये सितंबर 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में। और सांसद आदर्श ग्राम योजना है अक्टूबर 2014 में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, 110 नंबर का ये हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गहन पारिस्थितिकी क्या दिया है, अर्नेस्ट नेस दिया है। पारिस्थितिकी नीचे जोसेफ ग्रीनले दिया है। सी दिया पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र होता है। डी दिया है पारिस्थितिकी पदछाप भूमंडलीय हेक्टेयर। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो 111 क्या हो जाएगा, 111 का सी हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, बंद तंत्र नहीं बल्कि क्या होता है, तो ये खुला तंत्र होता है, ठीक है, खुला तंत्र होता है। इस पर क्या हो जाएगा, 111 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि पूंजी बाजार में ऋण व अंश पत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, इसका नियमन और नियंत्रण सेबी द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या है, देखें तो भारतीय मुद्रा बाजार दीर्घकालीन कोष से संबंधित है, गलत दिया हुआ है, क्योंकि भारतीय मुद्रा बाजार देखें तो ये अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय इसमें होता है। और पूंजी बाजार में ऋण व अंश पत्रों के माध्यम से व्यापार होता है, ये सही दिया हुआ। इस पर क्या हो जाएगा, 111 का बी हो जाएगा। 111 नंबर क्या हो जाएगा, तो 111 का, सॉरी 112 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दिया है कानपुर चमड़ा उद्योग, बी दिया है मेरठ चीनी उद्योग, सी दिया है वाराणसी सीमेंट उद्योग, डी दिया है सहारनपुर कागज उद्योग। देखें तो कानपुर में चमड़ा उद्योग ये सही दिया है, मेरठ में चीनी उद्योग ये भी सही दिया है, वाराणसी में सीमेंट उद्योग ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में क्या होता है, तो वाराणसी में ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और सहारनपुर में क्या, तो कागज उद्योग। और देखें तो सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण
उद्योग हैं। और सीमेंट के उत्पादन में कौन कौन चुनार है, कजरट है, मिर्जापुर है, चूरकुआ, डाला, सोनभद्र आदि में किया जाता है, न कि वाराणसी में। इस पर क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और प्रमुख मेले दिया है, एक और जिला दिया है। तो क्या दिया है, दादरी पशु मेला ये बलिया में ये सही दिया है, ठीक है। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर सोरो मेला है कहाँ पर, तो बरेली में नहीं बल्कि कहाँ पर, तो कासगंज में, ठीक है। और गढ़ मुक्तेश्वर ये कहाँ पर, तो हापुड़ में। इस प्रकार ये सही है। कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। 114 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है। तो ए दिया है 31वां, बी दिया 28वां, सी दिया 29वां, डी दिया है 30वां। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो उसमें कौन सा स्थान है, तो 29वां हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वाराणसी में स्थित नहीं है। क्या दिया, भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान, बी दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सी दिया है दीनदयाल हस्तकला संकुल, डी दिया इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो वाराणसी में देखा है तो क्या स्थित नहीं है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये नहीं है यहाँ पर। ये कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में स्थित है, ठीक है। और सब बाकी जो तीनों है कहाँ पर, तो वाराणसी में। 116 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत में सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा को कब अपनाया गया था। तो क्या दिया है, ए दिया है वर्ष 2019-20 में, बी दिया है वर्ष 2018-19 में, सी दिया है वर्ष 2017-18 में, डी दिया वर्ष 2015-16 में। तो कब अपनाया गया, तो सकल मूल्यवर्धन की अवधारणा कब अपनाया गया, तो ये 2015-16 में। तो क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। और सकल मूल्यवर्धन क्या का आशय क्या होता है, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में, जैसे कि प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं सेवाओं का के उत्पादन व मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, जीवीए होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 118 नंबर प्रश्न है कि निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और अधिकरण दिया, एक और स्थापना वर्ष दिया है। क्या दिया है, तो प्रथम कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण स्थापना कब, 1969 में, ये सही दिया हुआ है। कावेरी जल विवाद अधिनियम ये कब, 1990 में, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है कि तृतीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 अधिकरण, तो ये कब हुआ था, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि तृतीय कृष्णा नदी जल विवाद 2008 में नहीं बल्कि कब हुआ, तो 2004 में, ठीक है, 2004 में हुआ था। और उसमें कौन कौन थे, तो ये विवाद में कर्नाटक भी शामिल था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र के बीच था। और वही कावेरी जल विवाद तो ये कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है। और नर्मदा जल विवाद अधिकरण ये 1969 में, ये सही दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं देखें तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान के बाद से गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है नर्मदा जल विवाद अधिकरण में। आगे देख लेते हैं इस पर क्या हो जाएगा, तो 118 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 119 नंबर प्रश्न है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है। ये दिया है शेयर बाजार से संबंधित नई व्यवस्था, बी दिया या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नई वित्तीय व्यवस्था है, सी दिया या केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि यह केंद्रीय बैंकों का एक स्वैच्छिक समूह है, ठीक है। और कब, तो 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लेनेट समिट के दौरान इसका गठन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय प्रणाली में जलवायु परिवर्तन के परिणामों का विश्लेषण करना है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्दू दैनिक लखनऊ से प्रकाशित किया जाने लगा। ए दिया रहनुमा, बी दिया है कौमी आवाज़, सी दिया है दैनिक, डी दिया है लखनऊ से प्रकाशित किया जाने वाला। तो कौमी ऐलान तो क्या है, कौन सी है, तो जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयास से कौन से तो थे, तो लखनऊ से प्रकाशित किए जाने लगे। तो ये कौमी आवाज़ था, ठीक है, कौमी आवाज़ था। और इसमें कौन कौन थे, तो ये किसके साथ है, तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। रफ़ी अहमद किदवई जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से शुरू किया गया। और इसमें क्या था, तो ये समूची दुनिया के कार्यक्रम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त था इससे, इस पत्रिका में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 121 नंबर प्रश्न है कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित द्वीप समूह को मेलिनोसिया कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन से मेलिनोसिया द्वीप में समूह में सम्मिलित होते हैं। तो मेलिनोसिया में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन, तो पापुआ न्यू गिनी है, वनुआतु है, फिजी है, ये तीनों शामिल है, बल्कि मार्शल नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से मेलिनोसिया द्वीप में शामिल होते हैं। तो आइरियन, जावा, जाया जैसे जिसको इंडोनेशिया में कहा जाता है, पापुआ न्यू गिनी है, फिर उसके बाद से सोलोमन है, ठीक है, वनुआतु है, कैलिडोनिया है और फिजी है, ठीक है। इस मार्शल द्वीप क्या है, तो माइक्रोनेशिया में, मार्शल द्वीप किसमें सम्मिलित, तो माइक्रोनेशिया में सम्मिलित। इस पर क्या हो जाएगा, तो 121 नंबर का ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि 121 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 122 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा एक अयोध्या में स्थित है। ए दिया है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ पे देखना है, अयोध्या में देखना है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये देखें तो ये कहाँ पर, तो अयोध्या में है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 122 का सी हो जाएगा, 122 का सी हो जाएगा। वही चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो कानपुर में। गठन कब होता है, तो 1975 में इसको बनाया जाता है, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कब बनता है, तो मेरठ में 2000 ईस्वी के लगभग बनता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 22 का
122 का सी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ए दिया है काराबुरान, बी दिया है सिराको, सी दिया है यामो, डी दिया है फान। तो ये देखें तो जापान में बहने वाली शुष्क हवा कौन सी है, तो ये यामो है। और वही काराबुरान ये कहाँ पर बहता है, तो तारिम बेसिन में मध्य एशिया में चलने वाली धूल भरी आदि है। सिराको कहाँ पर, तो सिराको सहारा मरुस्थल के उत्तर के भूमध्य सागर के बहने वाली गर्म शुष्क व रेत भरी हवा है। फान कहाँ पर, तो यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी झाल के सहारे बहने वाली पवन है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 123 का सी हो जाएगा, यामो जापान में। 124 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न है कि एम्फीबिया वर्ग का जीव नहीं है। ए दिया है मेढक, बी दिया है घड़ियाल, सी दिया है सैलामेंडर, डी दिया है विफून। तो एम्फीबिया वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, तो घड़ियाल इसमें नहीं आएगा। बाकी जो है कि जैसे कि और देखें तो जो घड़ियाल सरीसृप वर्ग का जीव है, कैसा है, तो सरीसृप का जीव है। और ये जीव कैसे हो, तो ये असमतापी होते हैं। और इसका श्वसन क्रिया कैसे होता है, तो ये फेफड़ों द्वारा संपन्न होता है। और एम्फीबिया वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे, तो इसके वर्ग जो है कि प्राणी जो है कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं। और इसमें हृदय कैसा होता है, इसमें त्रिकक्षीय त्रिवेशमी होता है। जैसे कि कौन कौन से, तो मेढक है, सैलामेंडर है और विभू है। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, 124 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 125 नंबर प्रश्न की वल्नीकरण की क्रिया में रबड़ को निम्नलिखित में से किस के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ए दिया है सल्फर, बी दिया है पोटेशियम, सी दिया है नाइट्रोजन, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो वल्नीकरण की क्रिया में रबड़ को किसके साथ मिलाकर गर्म किया, तो सल्फर के साथ। ठीक है, सल्फर के साथ। तो 125 से क्या हो जाएगा, 125 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो देखिए यहाँ से अब करंट अफेयर का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर करंट अफेयर के प्रश्न कराए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से रिवीजन कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम जल्द ही कल मिलते हैं 6 नंबर टेस्ट को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।